साथियों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछ सकता हूँ? बढ़िया। तो ये बताओ कि हनी बी नेटवर्क के 4 उद्देश्य क्या हैं? कौन खड़ा कर बताएगा? अभी इतने एक हफ्ते से आप लोग यहाँ पर हो, आपको तो बहुत बार बताया गया होगा हनी बी नेटवर्क के बारे में। कौन बताएगा मुझे? सुना है हनी बी नेटवर्क के बारे में? क्या उद्देश्य है उसके, बताओ। कोई भी खड़े होकर बताओ। बताओ, हमारा इज्जत तो सवाल है। तुम्हें ना बताओ। ये एग्जाम उनका भी है, खाली तुम्हारा नहीं है। रमेश का और चेतन का भी एग्जाम। हाँ बताओ बेटा। मुख्य आपका नाम बताओ। अंजलि परमार। हाँ अंजलि बोलो क्या? ओके। एजुकेशनल, टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल और कल्चरल, इन 4 बातों पर। नहीं, इन 4 क्षेत्रों में हम काम करते हैं, लेकिन हनी बी नेटवर्क के उद्देश्य क्या है? और बताओ भाई, अंजलि ने कोशिश तो की। हाँ बेटा बताओ। ये जो मधुमक्खी का नाम रखा, क्यों रखा ये हमने? मधुमक्खी क्या करती है जिससे हमने प्रेरणा ली? हाँ बताओ। तो उसका मतलब बताओ ना, हनी बी नेटवर्क का। ये तो तुमने बता दिया मधुमक्खी क्या करती है, अब उसका हमने नेटवर्क क्यों बनाया? मयूर ने बताया होगा आपको, और नहीं बताया तो उनकी आज शामत आने वाली है। हाँ बताओ बेटा। बच्चे ये सब काम करते हैं, लेकिन मुझे ये समझाओ कि हनी बी नेटवर्क का जो उसका मिथक इस्तेमाल किया, उसका एक मुहावरा जैसा इस्तेमाल किया, उसका एक हमने सिद्धांत लिए उसके व्यवहार से, वो क्या सिद्धांत थे? के पास एक नॉलेज होता है, हाँ हाँ, तो उसको वो आगे सभी के पास पहुँचे, लेकिन उसकी कोई नुकसान नहीं होता है, और वो ज्ञान ऐसे एक बाहर नहीं पहुँचता, जैसे सोशल मीडिया के बाहर ज्ञान पहुँच। सोशल मीडिया तो अभी आ गया, 35 साल पहले सोशल मीडिया कहाँ था बच्चे? क्या नाम तुम्हारा? रणजीत। तुमने कोशिश तो की, लेकिन और कोई बताएगा मुझे? अच्छी तरह से बताओ भाई। एक हफ्ते से आप लोग यहाँ पर हो, पहले इस बच्ची से बोलता हूँ, फिर आता हूँ तुम्हारे पास। बोलता हूँ एक मिनट पहले इस बच्चे नाम बताओ। हाँ बनी से बताओ। जिससे कुछ भी लेते हैं उससे कुछ देना भी। अच्छा, आपने आप दिमाग से इस्तेमाल किया, इसने सुना नहीं है, लेकिन अच्छा बोला विनीता ने, जिससे कुछ लेते हैं उसको कुछ देना भी चाहिए। अब ये बात तुमने अच्छी बोली है, लेकिन मधुमक्खी कैसे करती है इस काम को? पराग देती है, उसको परागीकरण करती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। विनीता के लिए ताली बजाओ। और कोई बताए? हाँ भाई, नहीं इधर ही बच्चा था। हाँ बोलो। वो तो ये बात विनीता ने कह दी ना, और बताओ। हाँ ग्रुप में लेके नहीं, एक एक मक्खी भी आती है कई बार, आपने देखा नहीं फूलों के ऊपर, ग्रुप में तो नहीं आती है। चलो मैं बताता हूँ, इससे पहले कि आपका कार्यक्रम समाप्त हो, कम से कम 1 हफ्ते की मेहनत के बाद अगर आपको हनी बी नेटवर्क के क्यों स्थापना की वो भी नहीं पता चला, तो इसमें मुझे दुख है, हमारी कमी है, लेकिन हम बताएंगे आपको। हनी बी नेटवर्क का मुहावरा क्यों बना, क्यों रखा गया इसका नाम? जिसने हनी बी नेटवर्क ने सृष्टि की स्थापना की, हनी बी नेटवर्क ने ज्ञान की स्थापना की, हनी बी नेटवर्क ने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की स्थापना की, हनी बी नेटवर्क शोध यात्राएं का आयोजन करता है, हनी बी नेटवर्क ने सात्विक का मंच पैदा किया। ये सब संस्थाएं जो हैं उस मूल्य को आगे बढ़ाने में लगी हैं जो हनी बी नेटवर्क ने स्थापित किया। सही है ना? अब क्या मकसद क्या था? मकसद ये था कि बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे शोधार्थी, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों का ज्ञान तो इकट्ठा करती थी, लेकिन लोगों को लोगों से जोड़ने के लिए उस ज्ञान का प्रसार गांव-गांव में नहीं करती। कौन सा ज्ञान? जो लोगों से सीखा गया है।
तो आपने जैसे बताया कि मधुमक्खी परागीकरण करती है और जो एक व्यक्ति, एक फूल, एक किसान, एक गांव का जो ज्ञान है उसको दूसरे गांव तक पहुंचाना होता है। जब हमने कल्पना की थी उस समय तो सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, आज से 35 साल पहले। तो कैसे पहुंचाएंगे? तो उसके लिए क्षेत्रीय भाषाओं में, ये जो पत्रिका हैं ऐसी अलग अलग भाषाओं में पत्रिकाएं बनाई गई। हिंदी में सूझबूझ है, लोक सर्वानी का आपको दिया हुआ कॉपी दिया, आपको लोक सर्वानी की नहीं दी, भाई इनको एक कॉपी तो दे दो पुरानी। अरे वो नहीं है इतनी कॉपी, हाँ आप दे दो, उनको लेकर जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, पुराने इशूज़ की कॉपी दे दो। तो लोक सर्वानी जो है वो गुजराती में मेरे ख्याल से तो 35 साल से ही आ रही है, शुरू से ही आ रही है, हाँ 30 साल। तो लोक सर्वानी जो है उसने एक काम किया मधुमक्खी का कि जो जानकारी एक किसान की थी उसको गुजराती भाषा में दूसरे किसान तक, कारीगर तक पहुंचाने का काम। जो जानकारी हमारे पास अंग्रेजी में आई या हिंदी में आई या तेलुगु में आई या तमिल में आई उसको भी पहुंचाने का काम। तो परागीकरण हो गया, तमिलनाडु की जानकारी गुजरात के किसान को मिली, गुजरात की जानकारी तमिलनाडु के किसान को मिली इन पत्रिकाओं के माध्यम से। दूसरी बात कि जो फूल हैं जब मधुमक्खी को आकर्षित करते हैं अलग अलग रंगों से, तो फूलों का तो कोई नुकसान नहीं होता ना, उनको तो पराग मिलता है। तो जब किसी का हम ज्ञान लें उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, वो गुमनाम नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने आप सबसे आपका नाम पूछा क्योंकि आपकी एक पहचान है। तो किसानों की, कारीगरों की, आप जिन घरों से आए हैं, माता पिता आपकी खेती करते होंगे काफ़ी लोग, तो उनकी पहचान है, वो पहचान बननी चाहिए। दूसरा उद्देश्य था हमारा, तो कोई भी नव सर्जक जिसने कुछ नया काम किया, समस्या का हल किया समाज की, वो गुमनाम नहीं रहने चाहिए, वो अज्ञान नहीं रहने चाहिए, उनकी पहचान बननी चाहिए। अभी अगर आप अपना पाठ्यक्रम देखो अलग अलग कक्षाओं का, तो बहुत ज़्यादा नवसर्जकों के बारे में पढ़ाया जाता है। आपको कितने नवसर्जकों का नाम जानते हो जिन्होंने कोई समस्या का हल किया अपनी सूझबूझ से? ऐसे 10 लोगों का नाम मालूम है जिन्होंने, जिनको पुरस्कार भी मिला, जिन्होंने अपनी समस्याओं का हल किया अपने आप? ऐसे कोई बताएगा मुझे? 5 लोगों का नाम बताओ, चलो 10 का छोड़ो। ऐसे 10 इनोवेटर का नाम बताओ, गुजरात के हों, तमिलनाडु के हों, राजस्थान के हों, महाराष्ट्र के हों, कहीं के भी हों, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से समस्याओं का हल किया और जिनका देश ने सम्मान किया। ऐसे 5 लोगों का नाम पता है किसी को? नहीं मैडम, ये दूसरा कमी है जो हमारे पाठ्यक्रम की है, हमारी शिक्षा की है, व्यवस्था की है, कि हम उन लोगों के बारे में नहीं जानते जिन्होंने समस्याओं का हल अपनी सूझबूझ से किया। अगर जान जाएंगे तो क्या होगा? हमारे को प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी तो क्या होगा? हमारे मन में भी विचार आएगा, हम भी किसी न किसी समस्या का हल करें जैसे इन्होंने किया। और बहुत से तो लोग ऐसे हैं जो पढ़े भी नहीं 10वीं 11वीं पास, और उनका पेटेंट हुआ अमेरिका में, शायद उनके बारे में बताया होगा आपको, भांजी भाई, मनसुख भाई जगानी, मनसुख भाई पटेल, बताया था ना उनके बारे में, उनका पेटेंट हुआ यूएस में। तीनों गुजरात के हैं, विशाखापट्टनम के हैं, केंट के हैं और अमरेली के हैं। तो अगर ऐसा काम किया जिससे दुनिया में उनका नाम हुआ, तो उनके बारे में हमें पता चलना चाहिए। तो दूसरा उद्देश्य था कि लोगों की पहचान बने, और वो पहचान ऐसी बने कि युवा पीढ़ी, जो आप जैसे लोग नवयुवक जो युवतियाँ हैं, उनको प्रेरणा मिले कि जो काम उन्होंने शुरू किया उस काम को आगे बढ़ाएं। तीसरी बात, जो भी हम लोगों से सीखें वो उनके पास उनकी भाषा में पहुँचे, इसीलिए तो अलग अलग भाषाओं में पत्रिका निकाली, समझ गए? जो भी लोगों से सीखा वो लोगों के पास उनकी भाषा में जाए। चौथी बात, मधुमक्खी सारा शहद तो अपने पास नहीं रखती, कुछ हमसे भी बांटती है। तो हम जो भी लाभ उठाएं उस जानकारी से, कोई प्रोडक्ट बनाएं, कोई हमको इनाम मिले, कोई हमको उसके लिए सम्मान मिले, उसका एक वाजिब हिस्सा, उस प्रॉफिट का एक वाजिब हिस्सा, उस आमदनी का एक वाजिब हिस्सा, एक
जायज हिस्सा, एक न्यायपूर्ण हिस्सा उन लोगों को मिले जिनके ज्ञान से वो सम्मान राशि हमको मिली। ठीक बात है। तो ये 4 बातें हुई। पहली बात रागीकरण करें, एक दूसरे को जोड़ें क्षेत्रीय भाषाओं में। दूसरी बात उनकी पहचान बनाएं, उनको गुमनाम न करें। तीसरी बात जो भी जानकारी उनसे लें उनके पास वापस जाए। उन्होंने तो एक जानकारी दी, हम उनको 100 जानकारी देंगे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि औरों से भी जो जानकारी ली वो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और चौथी बात कि यदि उससे कोई वाणिज्यकरण हो, उसका कोई फायदा हो, तो उसका एक जायज हिस्सा उनके पास पहुँचना चाहिए। ये 4 बातें थी जहाँ से यात्रा शुरू हुई, और जिसके लिए फिर हमने जब उसको संस्थागत रूप देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, उस उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए सृष्टि की स्थापना की, विज्ञान की थी। अब अगले मुद्दे पे आते हैं जो चेतन ने शुरू किया कि जानकारियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो जानकारी का काम जब भी आएगी, वो जानकारी जब हम उसका उपयोग अपने जीवन में करेंगे। बहुत सी जानकारियाँ ऐसी हैं जिनको हम मुक्त रूप से बांट सकते हैं, बांटना भी चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए उनकी बड़ी उपयोगिता है। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, सब्जी को काट के धोना चाहिए या धोकर काटना चाहिए? काट के धोएंगे तो क्या होगा? कोई बताओ भाई, काट के धोएंगे तो क्या नुकसान होगा? क्यों नहीं काट के धोना चाहिए? बोलो बोलो, आपको मन में कुछ आ रहा है? बोलो। दूसरा नंबर आप बताएं, जो मेकअप देख रहे हो भाई, बोलो। कुर्सी पे बैठे हैं, बोलो बोलो बोलो। अभी तो तुम बोल रहे थे कुछ, काट के धोने में क्या नुकसान है बताओ? हाँ बोलो बेटे। उसमें से जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए वो भी धुल जाएंगे साथ साथ। सही, बहुत अच्छी बात। आगे बताओ, इसके लिए विनीता है ना नाम? अंजलि। अंजलि की ताली बताओ, जोर से ताली नहीं बजी, आवाज नहीं आई। हाँ देखो बच्चों, ऐसा है कि उसने अच्छा जवाब दिया। अंग्रेजी में बोलते हैं फ्री अमीनो एसिड, ऐसे तत्व जो खुले होते हैं, पानी में बह सकते हैं, कुछ तो बंधे होते हैं, जैसे उसका अंदर प्रोटीन है वो तो नहीं निकलेगा, लेकिन जो फ्री अमीनो एसिड से खूब जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनता है, तो वो जो फ्री अमीनो एसिड है वो बह जाएंगे, उसके तत्व निकल जाएंगे पानी के साथ। इसलिए धोकर काटना है, काट कर नहीं धोना है। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हमारे यहाँ बोलते हैं, खाना खाओ तो पानी की तरह से चबाओ, हैं? पानी पियो तो खाने की तरह खाओ, धीरे धीरे, है ना? तो ये बुजुर्गों का जो ज्ञान है, इस ज्ञान से जो सार्थक ज्ञान है, जो विज्ञान सम्मत ज्ञान है, उस ज्ञान को भी हमें संजोना चाहिए, बांटना चाहिए, ताकि हम सब बिना खर्चे के स्वस्थ रह सकें। इसमें कोई खर्चा तो है ही नहीं, ठीक है ना? तो स्वस्थ रह सकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा शाश्वत ज्ञान है, जो पारंपरिक ज्ञान है, उसको हम संजोएं, अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ बैठें, उनसे सीखें। आप लोग बैठते नहीं हो आजकल ज़्यादा, लेकिन बैठना चाहिए कभी। तो वो बताएंगे कि भाई हमारे पास सांसें गिनी हुई हैं, धीरे धीरे लोगे ज़्यादा दिन जियोगे, जल्दी जल्दी लोगे तो जल्दी जाओगे। मतलब कहने का तरीका है कि प्राण है, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, धीरे धीरे सांस लेते हैं ना, तो वो जो बातें हैं ये बुजुर्गों की बड़े काम की बातें हैं, इनको सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, अपने जीवन में प्रयोग करके मानना चाहिए, ऐसे नहीं मानना है। गांधी जी एक बहुत बड़े शोधार्थी थे, शोध करते थे। वो कहा करते थे कि मैंने जो कल कहा था उसको मत मानना, आज जो कह रहा हूँ उसको मानो। कल से और आज के बीच मैंने कुछ नया सीखा है। तो वो रूढ़िवादी नहीं थे, किसी ने कोई बात कह दी उसका प्रयोग करना है, उसको समझना है, अपने ज्ञान का, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। अब ये तो ज्ञान हुआ जो हम बांट सकते हैं, लेकिन ऐसा भी ज्ञान होता है जिसका पेटेंट हो सकता है, या जिससे हम अपना व्यापार कर सकते हैं, धंधा लगा सकते हैं, कोई रोजगार कर सकते हैं। जब सृष्टि ने सात्विक का आयोजन किया और उसमें जो हमारे तृणमूल अनाज हैं उनका प्रसार करना शुरू किया, आज से बहुत साल पहले, 25 साल पहले, उस समय तो देश में इतनी जागरूकता नहीं थी।
तो तृणमूल अनाज के अलग अलग उत्पादन हमारे यहाँ पूरा न्यूट्रिशन फेस्टिवल में आए लोगों ने उसका जो पर्व मनाया गया सात्विक पारंपरिक खाद्य पदार्थों का, उसमें लोगों ने उसको पहचाना। मुझे याद है बंटी, जानते हो बंटी? बंटी, नगली, नागली, बंटी का अनाज कौन जानता है? पंचमहल का कोई है भाई? बंटी के बारे में कौन जानता है अनाज जो तृणमूल? हाँ बताओ बताओ जरा बताओ, बंटी क्या होती है, कब होती है? हाँ, तो उसके लड्डू बनाए गए। एक बहुत पहले जब IMF सात्विक हुआ था, कौन सा साल था वो? 1900, हाँ 2004। लोगों को बहुत पसंद आया। फिर पहली बार खाया था लोगों ने अहमदाबाद में शायद, तो शादियों में लोगों ने बताया, कहा भी हमें तो लड्डू बना के अपने बारातियों को खिलाने हैं, तो बंटी के लड्डू के लिए फिर उनकी मांग पैदा हो गई और उस गांव से उस अनाज की मांग पैदा हुई। उन किसानों ने जिन्होंने उगाया था उनको बहुत कम कीमत मिलती थी पहले, फिर बहुत कीमत मिलनी शुरू हो गई, तो आमदनी बढ़ी ना, और उसका उत्पादन का क्षेत्र भी बढ़ा और उससे प्रकृति के अंदर जैविक विविधता बढ़ी, लेकिन साथ ही साथ रोजगार भी, क्योंकि अब जो बनाएगा उसका भी रोजगार बन गया, जो उगाएगा उसका भी रोजगार है, जो बेचेगा उसका भी रोजगार है, जो गांव से शहर में लाएगा उसका भी रोजगार है ना। तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ एक छोटे से प्रयोग से जो 2004 में सृष्टि ने किया था। लोगों के सामने ऐसे तृणमूल अनाजों को लाए जिसकी मांग बाजार में पैदा हो और जिसकी मांग पैदा करके फिर उसकी सप्लाई, उसकी उत्पादकता बढ़े, ऐसी कोशिश की। अब तो बहुत सारे ऐसे अनाज हैं। आप लोग पहले खाखरा, एक या दो तरह के खाखरे होते थे, आज कितनी तरह के होते हैं बताओ कोई मेरे को? बहुत सारे होते हैं ना। मेथी का खाखरा है, रागी का खाखरा है ना, ज्वार का खाखरा है, जौ का खाखरा, आटे का खाखरा है। ये सब बहुत पहले हमने शुरू किया था। ये जो बाजार, कौन सा बिग बाजार होता है, कौन सा है, बिग बाजार के अंदर ये अपने मिलेट्स के बिस्किट और ये खाखरे ये बनाकर पहली बार बने थे ये, वो उनका बाजार शुरू किया था। आज किसी को पता नहीं है कि ये खाकर बनने शायद कैसे शुरू हुए। इतने सालों से, 100 साल से 200 साल से सिर्फ आटे का या घी का खाखरा बनता था, फिर ये इतने सारे खाकर बनने शुरू हो गए, लोग भूल गए शुरुआत कैसे हुई। रनीबी नेटवर्क ने नए नए प्रयोग किए और उन प्रयोगों से इतने सारे लोगों को रोजगार मिला है जिसकी कोई हिसाब नहीं है। लेकिन हमने भी उसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं लोगों को रमेश, लेकिन इसके बारे में एक लेख बनाओ और सबको पता चले कि ऐतिहासिक रूप में क्या भूमिका निभाई हमने इन चीज़ों की मांग पैदा करने में। क्योंकि हमारे पास तो तथ्य है ना भाई, फोटो है आपके पास, कब हमने वहाँ रखवाए थे, तो वो जो तथ्य हैं और तारीख है हमारे पास उनकी, तो उससे आपको पता चलेगा कि हमने कोशिश की कि गांव में जैविक विविधता बढ़े, सिर्फ 2-4 फसलें ही ना हो, 15-20 फसलें हो, ताकि भूमि में अलग अलग फसल जमीन के अलग अलग स्तर से खाद देती है। किसी की जड़ गहरी होती है, किसी की जड़ ऊंची होती है ना भाई, तो अलग अलग स्तर से खाद देती है, जमीन की ऊपर उर्वरा शक्ति को बनाती है। अलग अलग पौधे अलग अलग खाद, अलग अलग तत्व लेते हैं, सूक्ष्म तत्व लेते हैं, उनका सर्कुलेशन बढ़ाती है, उनको ज़मीन में डालती है। जब हम उनके जड़ों को ज़मीन में डाल देते हैं तो उससे वो खाद वापस जाती है। तो इस बारे में काफ़ी अच्छा प्रयोग मुझे लगता है कि हमारे साथियों ने किया, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम लोग रोज़गार के अवसर हमारे पास जो जानकारियाँ हैं उनसे पैदा कर सकते हैं। गेहूं के पौधों को उगाकर उसका रस बांटते थे लोग, उसके रोजगार पैदा हो गए बहुत जगह पर, है ना। बहुत सारे ऐसे, अभी तो देसी गाय के दूध की कितनी मांग आ गई भाई, A2 मिल्क के नाम से, है ना। उसके लिए दुगना तिगुना दाम मिल जाता है आज गौ पालक को, जो पहले नहीं मिलता था। तो ऐसे ही बहुत सारी हमारी समाज की जानकारियाँ हैं
जिनसे हम उद्यम पैदा कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं तीसरी बात करता हूँ कि उद्यम बढ़ाने के लिए क्या आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मुझे नहीं मालूम आपको सारे डेटाबेसेस के बारे में बताया गया है, दिखाया है, तो आपने देखा होगा, आपके फ़ोन जिनके पास हैं उनको वो सारे QR कोड मिल गए होंगे। ये सारे डेटाबेस, ज्ञान कोश जो बनाए गए, ये सब मुफ्त हैं। किसी के लिए पासवर्ड नहीं चाहिए, आप किसी के लिए अनुमति नहीं चाहिए हमसे। क्यों बनाया हमने? ताकि आप जैसे शोधार्थी उनका अध्ययन करें और उसमें जो काम की बात है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अब आधुनिक विज्ञान का समावेश कैसे होगा? इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। कोशिश कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आप में से ज़्यादा अनुभव नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी नया काम करने के लिए सारे गुण मेरे पास हों ये जरूरी नहीं होता। जिसके पास जो गुण है उसको अपनी टीम का सदस्य बनाओ, ठीक है ना? आपके साथ में होंगे दोस्त, आपके कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता होगा, कोई फूड टेक्नोलॉजी में पढ़ता होगा, अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको अपने साथ लाओ। भाई तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे पास कंप्यूटर की नॉलेज है, तुम मेरी टीम में आ जाओ। तुम्हारे पास इंजीनियरिंग की नॉलेज है, तुम भी मेरी टीम में आ जाओ। हम लोग 3 या 4 या 5 लोग मिलकर अपना एंटरप्राइज बनाएं। अकेले अकेले बहुत दूर तक नहीं जा सकते। आज का युग जो है सहयोग का युग है, सिर्फ कंपटीशन का नहीं है भाई। कंपटीशन भी जरूरी है, लेकिन कंपटीशन करें, हम मुकाबला करें अपने इतिहास से। कल मैंने क्या काम किया था, आज उससे बेहतर करूं, ये मेरी कोशिश होनी चाहिए। अपने साथ कंपटीशन करना है। मेरे कल की उत्पादकता और आज की उत्पादकता में फर्क आना चाहिए। पिछले माह मैंने कितने इनोवेटर से मुलाकात की, इस महीने कितनी की, ये मेरा मुकाबला होना चाहिए। यहाँ कुछ इनोवेटर आए थे क्या उनसे मेरे? कौन कौन है? विनोद गज्जर। अब विनोद गज्जर जो है उसकी बहुत बड़ी वर्कशॉप है, उसके पास रोबोट बोलते हैं ना, रोबोटिक आर्म है, जिससे वो पार्ट्स को मशीन ही लगा देगी और फिट कर देगी, मजदूर को नहीं करना पड़ेगा काम। ऐसी वर्कशॉप है मानसा के पास, 2-3-4 किलोमीटर बाहर मानसा से। वो उसने बताया होगा, वो जो बैंड होता है ना मंदिरों में बजता है जब सुबह का आरती होती है, उसकी वो मशीनें बनाता है। बहुत छोटी सी मशीन है, पूरे मंदिर में सुबह सुबह नहीं होता है कीर्तन, जब हम अपने आप ही संगीत आता है, उसकी मशीन बनाता है। लेकिन उससे पहले उसने एक छोटा काम किया था, मैं उसके बारे में बताता हूँ। कोई बर्तन हमें बड़ा उतारना हो गैस से, तो कैसे उतारते हैं? क्या लेते हैं? कपड़ा लेते हैं ना। अब देखो 5000 साल से हम पकड़ नहीं बना पाए, कपड़ा ही इस्तेमाल, ठीक है? तो इसने क्या किया, विनोद ने ऐसे 2 पकड़ बनाई। एक तरफ भगोने के अंदर लगा दो, लॉक लग जाएगा, दूसरी तरफ लगा दो, लॉक लग जाएगा। अब हैंडल बन गया उसका। अब आप आराम से उठा सकते हो, कपड़ा से पकड़ने की जरूरत नहीं। कपड़े पर भी आग भी लग जाती है, आग लगती है तो उससे खतरा हो सकता है, ठीक है? छोटा सा समाधान है, लेकिन महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए जो भी काम करते हैं रसोई में, उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा पैदा कर दी। पता नहीं उसको याद होगा कि नहीं जब उसने बताया था, लेकिन ये अनुभव बहुत काम का अनुभव है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे प्रयोग किए। अपने अरविंद भाई हैं, उनका बेटा है जैमिन, हमारे ज्ञान में भी लगा हुआ है, षष्ठी के बाहर भी लगा हुआ है। कूलर यहाँ है, वो बड़ा यहाँ भी है। तो एक कूलर ऐसा बनाया है जिसमें बिजली नहीं लगती। फिर कैसे ठंडा होगा पानी, जरा बताओ मेरे को। बिजली नहीं लगनी है और पानी ठंडा होना है, क्या करेंगे मुझे बताओ? मिट्टी तो नहीं लगानी, लोहे का, धातु का है, मिट्टी का नहीं है। मिट्टी का तो इतना बड़ा नहीं कर सकता। कौन बताएगा मेरे को कैसे करेंगे ठंडा पानी? देखो उद्यम लगाना है तो थोड़ी तकनीक को तो जानना पड़ेगा ना। और सिद्धांत है, विज्ञान के बड़े सरल सिद्धांत हैं। 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं का जो विज्ञान है उससे हम उसका समाधान कर सकते हैं। जरा मुझे बताओ, हमें पानी ठंडा करना है, धातु का एक यंत्र बनाना है जिसमें बिजली नहीं खर्च होनी चाहिए, बिना बिजली के खर्च को बनाना है, ठंडा करना है, कैसे करें? आपको दिखाएंगे, यही लगा हुआ है।
कैसे करेंगे बताओ? विज्ञान में सोचो कौन सा सिद्धांत है जिसमें हम पानी को ठंडा करते हैं बिना किसी ऊर्जा के, बाहरी ऊर्जा के? बोलो। मैं एक उदाहरण दूंगा जो अरविंद भाई के मन में आया था, फिर आप मुझे सिद्धांत बताना, ठीक है? उनको बुखार आया हुआ है, बुखार था, गर्म, मतलब शरीर गर्म हो रहा था। तो उनकी पत्नी ने कपड़ा गीला करके उनके माथे पे रखा। क्या सिद्धांत है? हाँ, जोर से बोलो। तो क्या होगा? बर्फ नहीं, पानी था। कैसे होगा जब हम नहीं, तो कपड़ा ठंडा क्यों हुआ? कैसे हुआ? कूलिंग कैसे हुआ? उसका पानी उड़ा हवा में ना, गर्मी से, तो जब वो उड़ा तो उसने ठंडक दी उसको। यही सिद्धांत उन्होंने कूलर में इस्तेमाल किया। तांबे की ट्यूब ली, उसके ऊपर पहले कपड़े का धागा बांधा, ऊपर एक टैंक में पानी डाला, पानी से बूंद बूंद करके पानी को टपकाया, तो वो जो तांबे की ट्यूब के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ था, धागा बंधा हुआ था, वो गीला हो गया। अब वो जो पानी उड़ेगा हवा से, तो पानी जो तांबे के ट्यूब के अंदर है वो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। 7-8 डिग्री पानी ठंडा हो जाता है। तो अगर 30 डिग्री का तापमान है तो आपको 23-24 डिग्री का पानी आराम से मिल जाता है, जिससे ठंडा तो पीना भी नहीं चाहिए। मतलब कि आप लोग ये मत समझना कि जो आपने पढ़ा है विज्ञान में वो अलग चीज़ है, उद्यम लगाने का काम अलग है। इस भाई ने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनुभव से एक कूलर बनाया, आज उसका कई करोड़ रुपए का व्यापार है। रेलवे स्टेशन पे उसके लगे हैं, करीबन 100-150 रेलवे स्टेशन पे लगे हैं, पेट्रोल पंप पे लगे हुए हैं, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ भी लगे हुए हैं, जहाँ बिजली है वहाँ भी नहीं खर्च होती बिजली, मुफ्त, मतलब बिना बिजली, बिना भारी ऊर्जा के खर्च के पानी ठंडा लोगों को मिल रहा है। तो जब उद्यम लगाएं तो हम कोशिश करें कि ऊर्जा भी बचाएं, है ना, पर्यावरण का नुकसान ना हो, ऐसे उद्यम लगाएंगे तो लाभ होगा। मैं अपनी बात को यहाँ पर रोकता हूँ और आपके सवालों का जवाब दूंगा। आपके मन में जो जिज्ञासाएं हैं कि कैसे हमको जीवन में आगे बढ़ना है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए नवसर्जन, इनोवेशन, नए नए कामों की क्या भूमिका है, कैसे हम कर सकते हैं, या जिसने किया है उसके साथ मिलकर काम कर सकते। देखो, हर व्यक्ति के पास सारे गुण नहीं होते। कोई मुझसे कहे तुम्हें 1 लाख रुपया रोज दूंगा भाई, तुम दुकान पे बैठ के हल्दी बेचो, मैं बेच पाऊंगा? नहीं बेच पाऊंगा। वो मेरे को नहीं सुहाएगा ना। मैं तो पढ़ाने वाला आदमी हूँ, रिसर्च करने वाला आदमी। तो हमें क्या करना है? हमें अलग अलग गुण के लोगों को साथ में लेना है, तब टीम बनानी है, फिर हमारा काम आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? ये मत सोचना कि मेरे पास कोई नया आइडिया नहीं है तो मैं कैसे एंटरप्राइज लगाऊंगा। लगा सकते हैं, जिसके पास है उसके साथ हाथ जोड़ो, है ना? उसको शायद व्यापार करना नहीं आता, आपको व्यापार करना आता है। उसको शायद बोलना नहीं आता, आपको बोलना आता है। उसको शायद लिखना नहीं आता, आपको लिखना आता है। ठीक है ना? जाहिरात कर सकते हैं ना, जानकारी की जाहिरात करनी पड़ेगी तो किसी को आना चाहिए कैसे जाहिरात करनी, कैसे लोगों को बताना है मेरे काम के बारे में। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आजकल यूट्यूब पे लोग अपनी अपनी काम की बातें बताते हैं तो उसका काम बढ़ता है, लोग देखते हैं, लाखों लोग देख देते हैं उस बात को, है ना? आज सुबह सुबह मेरे को एक वीडियो आया अमेरिका से, एक मेरी विद्यार्थी है उसने भेजा। किस बात का था कि एक आदिवासी समूह है गुजरात में, छोटे आदमपुर में, जो मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाते हैं जिस पर घी, रोटी या कोई भी हम खाना बनाएंगे तो चिपकेगा नहीं उसके ऊपर, नॉन स्टिक, प्राकृतिक रूप में। अब उनको नहीं मालूम कि कैसे ढूंढा गया था उसको।
चेतन अपने मामा जी के यहाँ किसी के यहाँ गया था। वहाँ बाजार में वो लोग गए तो वहाँ बाजार में एक भाई बैठा था आदिवासी, जो बर्तन लाया था मिट्टी के, कुछ चमकीले से थे, और उसने पूछा कैसे हैं, बोला ये तो है, और लाख की पॉलिश, लाख होती है जिसकी चूड़ियाँ बनती हैं, जिसकी सील लगती है, उस तो ऐसी लाख, एक अच्छी लाख होती है, दूसरी लाख उसी पेड़ पे होती है, उसकी पॉलिश की हुई थी उसके ऊपर। उसका सात्विक में उनको बुलाया गया। 4 दिन का पर्व होता है, 1.5 दिन में सारा माल बिक जाता है, जितना लाभ। आदिवासी है, आप जितना पढ़ा लिखा नहीं है, उसके बाद आप जितना ज्ञान नहीं है, उद्यमी तो बन गया। सिर्फ हमने क्या किया, उसके काम को सही मंच दे दिया और शहर के लोगों को बताया कि जो टेफ्लॉन वाला नॉन स्टिक पैन होता है, वो केमिकल तो आपके थोड़े दिनों में उसकी परत उतर जाती है, नीचे से मेटल दिखता है, धातु दिखती है ना, चमचे से जब खाना बनाते हैं तो वो तत्व कहाँ गया, हमारे पेट में गया, तो कैंसर करेगा भाई, नुकसान करेगा। ये जो मिट्टी के बर्तन के ऊपर उसने बनाया है नॉन स्टिक, बिना चिपकने वाला जो लगाया है तरीका, ये तरीका अच्छा है, प्राकृतिक है, सरल है, सुलभ है, स्वस्थ है, बाजार बन गया उसका। तो अपने आसपास देखो, एक बहन आई थी सनोसरा से, सुनासन से, बाजरे की सिट्टी देखिए ना, बाजरे तो पौधा देखा होगा आपने। उसने क्या किया, एक सिट्टा लिया और उसके ऊपर रंग कर दिया, अच्छा सिल्वर कलर कर दिया था भाई, हाँ, और उसको 10-10 रुपए में बेचा उसने। बहन थी, गांव की, भिंडी को ऐसा उसने अलग रंग कर दिया, भिंडी के ऊपर, सूखी भिंडी पर रंग कर दिया उसने, किसी पे हरा, किसी पे पीला, किसी पे लाल। ले जाओ अपने घर में रखना फूलों की तरह से। 10-10 रुपए बेचा उसने एक भिंडी को। ये उद्यम है। मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं जो आपको लगे कि हम भी कर सकते हैं। मैं ज्यादा मुश्किल वाले उदाहरण नहीं दे रहा हूं। ये सब उदाहरण हमारे यहाँ सात्विक में देखे मैंने, लोगों को पैसा कमाते देखा, इसलिए बता रहा हूं आपको। आप भी आ सकते हो, आप भी प्रयोग करो, विद्यार्थी के उम्र में ही प्रयोग करो। 23 से 26 है भाई, इनके लिए थोड़ी सी जगह दे देना। कोई विद्यार्थी आए, इनसे कोई फीस नहीं लेंगे हम, ठीक है भाई। इनको जगह दो, 2, 4, 5, 10 टीम आएंगी, आपको जगह मिलेगी, टेबल मिलेगी, जो आपको बना के लाना है बेचो और धंधा करके सीखो। पढ़ाने से नहीं सीखते आदमी, खाली करके सीखो। मजे मत हो। इसी दिसंबर में 23 से 26 थोड़ा विद्यापीठ में होगा, थोड़ा भागवत विद्यापीठ में। आप मंत्र रमेश से बात करें, संपर्क रखें, वो आपको जगह देंगे, लेकिन करके दिखाओ हम, तो हमें खुशी होगी। आज का जो सत्र है इसका कुछ काम आया, वरना मेरा आना बेकार। सच्ची बात है। देखो भाई, अगर तुमने एक भी टीम नहीं बनाई इसमें से, तो मेरा टाइम खराब हो। सुन रहे आप लोग, मैं अपने को फेल कर दूंगा आज के एग्जाम में। मैं तो टीचर हूँ, नंबर देता हूँ ना हर एक के काम के। आज मैं अपने आप को नंबर नहीं दे पाऊंगा अगर आप में से कोई आया नहीं दिसंबर में और आपने आकर पैसा नहीं कमाने की कोशिश की। कमाए कि नहीं कमाए वो बात की बात है, कोशिश तो कर सकते हो ना भाई। किसी के मन में कोई विचार आ रहा है, नया विचार, बिजनेस करने का, व्यापार करने का, उद्यम लगाने का, तो बताओ, उसके बारे में चर्चा करें, उसको कैसे सफल बनाएं उसकी बात करें। बताओ बताओ बताओ। किसी के मन में भी कोई विचार आ रहा हो उद्यम का, जिसका प्रयोग आप दिसंबर में करना चाहते हो। कोई फीस नहीं देनी आपको, मुफ्त में आपको टेबल मिलेगी, आप करके दिखाना। बताइए। टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास, 10-15 मिनट हैं। कौन करना चाहेगा बताओ? कोई नहीं करना चाहता, ये चाहते हैं? किसी के मन में नहीं है पैसा कमाने के लिए, इच्छा जाहिर नहीं है, कोई थोड़ा ज़्यादा काम करें। और अभी विद्यार्थी की उम्र से, मैं आपको बताऊंगा एक एग्जाम्पल।
मेरी क्लास में 2012 के अंदर एक विद्यार्थी का ग्रुप था, सिद्धार्थ शाह और 4 बच्चे और थे। उन्होंने एक प्रोजेक्ट मेरे कोर्स में सबमिट किया, क्रिएटिविटी इनोवेशन नॉलेज नेटवर्क और एंटरप्रेन्योरशिप, CINE में इसका कोर्स होता है, अभी पढ़ा रहा हूँ मैं उसमें। और उनको मैंने A+ दिया। 10 साल के अंदर 8,000 करोड़ की कंपनी बन गई, यूनिकॉर्न कंपनी। मैडलाइफ और फार्मेसी उसका नाम है, जो ऑनलाइन फार्मेसी होती है ना, उसका प्रोजेक्ट दिया था। उस समय देश में कोई कानून नहीं था दवाई को ऑनलाइन बेचने का। आपको केमिस्ट की दुकान पे जाना पड़ता था, कोई डिस्काउंट नहीं देता था। आज तो 18% डिस्काउंट मिलता है, आपके घर पे दवाई पहुंचती है। ये सब असंभव था देश के कानून के अनुसार 2012 में, उसने संभव कर दिया। आज कितना बड़ा आराम मिल गया। मैं अहमदाबाद में हूँ, मेरे माता पिता अगर दिल्ली में थे, जब अगर मुझे उनके पास कोई चीज़ भिजवानी थी तो मैं ऑर्डर करता था, पहुँच जाती थी उनके पास। ये सब सुविधा उस प्रोजेक्ट से हुई, क्लासरूम में जो उसने हमारे सामने दिया था अपने कोर्स के लिए। तो बच्चों ये मत समझना कि आपके विचार जब आप पास कर लोगे, नौकरी करोगे, उसके बाद ही आने शुरू होते हैं, ऐसा नहीं है। अभी से शुरू करो, अभी से कुछ उद्यम लगाने की कोशिश करो। विफल हो जाए तो कोई चिंता नहीं है। फेल होना क्या होता है? वो हमारी फीस है जिंदगी की प्रयोगशाला में सीखने की। उसको असफलता नहीं मानते, वो हमारी फीस थी जो हमने समय लगाया और हम असफल बोलते हैं अपने आप को। असफलता कुछ नहीं होती, वो खर्चा है उस बात का। जिंदगी में कुछ सबक सस्ते में मिल जाते हैं, कुछ सबक जरा मेहनत से करके, खर्चा करके मिलते हैं। वो जो आपका नुकसान होगा वो नुकसान नहीं है, वो फीस है जिंदगी की प्रयोगशाला से सीखने की। तो इसलिए उन सबकों को सीखना है, तो कोई चिंता नहीं, फेल हो के सफल हो। जरूर नहीं कि हम सब लोग सफल हो जाएंगे पहले प्रयास में। मेरे बहुत सारे विचार हैं जो आज भी असफल हैं, नहीं सफल हुआ तो फिर क्या हुआ? बाकी जो कर रहे हैं, जो सफल होगा उन्हीं पे ध्यान देते हैं, बाकी के लिए कोशिश करते रहेंगे, आगे बढ़ते करेंगे। आपको हार्ट के बारे में बताया होगा, ऑर्गेनिक फार्मर आते हैं बेचते हैं, है ना? तो कैसे बाजार बन गया, और इतना अच्छा बाजार बन गया, करोड़ों रुपये कमा रहे हैं लोग। तो आप भी बना सकते हो। क्या करोगे बोलो? कोई विचार बताओ मुझे जिसमें आपको उद्यम लगाने का मन हो रहा है। लगेगा कि नहीं लगेगा, पैसे नहीं है, चिंता नहीं करनी है। अगर विचार हमको अच्छा लगा तो हम जोखिम राशि भी दे सकते हैं। बोलो भाई, आ जाओ इधर आ जाओ। और कोई है वो भी आ जाओ, लाइन बनाओ यहाँ पे जल्दी से, 2-3 लोग। और बच्ची कोई नहीं आई अभी तक, वो भी आगे आगे आ जाए, यहाँ आके खड़े हो जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ। नाम बताओ अपना। रामो राजेश कुमार रमण भाई। मैंने ऐसा सोचा है कि આપણા ગામમાં ગરીબ ખેડૂતો ઘણા બધા છે, તો ગરીબ ખેડૂતો કેવું કે ખેતી કરવા માટે, ગુજરાતી बोलो मैं समझ लूँगा। ગરીબ ખેડૂતો ખેતી કરવા માટે પહેલાં તો પૈસા લાવશે કોઈ વ્યક્તિ જોડેથી, અને જ્યારે પાક પકાવશે ત્યારે નુકસાન થાય। હમણાં 2024માં કેવું થયું કે વરસાદ પડ્યો, વાવાઝોડું આવ્યું, એના કારણે પાક આખો નિષ્ફળ થઈ ગયો। હવે જે ખેડૂતે પૈસા લીધા છે અન્ય વ્યક્તિ જોડેથી, એને પાછા ચૂકવવા તો પડશે જ। એટલે વ્યક્તિ શું કરશે, ખેડૂત શું કરશે કે કંપનીમાં જઈને પોતાનું જે અનાજ છે એ વેચશે। એટલે અનાજ વેચશે એટલે એને જે ભાવે મળશે એ ભાવ, જે પૈસા છે એ ખેડૂત અન્ય વ્યક્તિને ચૂકવશે। ચૂકવી દીધા પછી ખેડૂતને અનાજ તો જોશે ને ઘરમાં, પોતાના પરિવારને ખવડાવવા માટે। તે શું કરશે, પાછું કંપનીમાં જશે, પાછા અનાજ લેશે, તો એને જે ભાવે વેચ્યું છે એ ભાવે એને મળશે નહીં। જે ભાવે વેચ્યું છે એ ભાવે મળશે નહીં। એટલે ખેડૂતના મનમાં એક જ વિચાર આવે કે હું ખેતી શું કામ કરું, કે મારું જ અનાજ મને મોંઘા ભાવે મળતું હોય તો હું શું કામ અનાજ પકવું। એટલે મારા મનમાં એવું વિચાર આવ્યો કે આપણે કેવું વોટ્સએપ ગ્રુપમાં અલગ અલગ ગ્રુપો હોય છે, તો આપણે ખેડૂતોના ગ્રુપ બનાવીએ। ખેડૂતોના ગ્રુપ બનાવશું એટલે આપણે સંપર્કમાં આવશે, તો આપણે અંદર એવું કરશું કે જે આપણા જોડાયેલા છે ખેડૂતો, એમને આપણે જે ભાવે વેચી ગયા છે એ દિવસે કરાર કરશું કે તમે જે દિવસે લેવા આવશો એમને આટલામાં જ પડશે, આટલામાં મળી જશે। 100 રૂપિયામાં વેચી ગયા હોય તો આપણે 110માં એને આપી દઈશું। અને અનાજ એટલું જ નહીં, મારો તો વિચાર એવો છે કે એની સાથે સાથે બીજું બી કંઈક કરવું। એટલે કે હમણાં આપણે ઓર્ગેનિક દવાનું ઘણું બધું ચાલી રહ્યું છે, તો પોતાની જાતે ઓર્ગેનિક દવા બનાવવાનો વિચાર છે। અને એક બીજો મારા મનમાં વિચાર આવ્યો હતો કે આપણા 2023માં ન્યૂઝપેપરમાં આવેલું
કે બ્લાસ્ટના કારણે ઘણા બધા માણસો મૃત્યુ પામ્યા છે. બમ જે આવે ને એના કારણે નહીં, પણ આપણે જે આ વિસ્ફોટ થાય છે, આપણે લીકેજ થાય છે ને ગેસના લીકેજના કારણે ઘણા બધા માણસો મૃત્યુ પામ્યા છે. તે મારા મનમાં એવું વિચાર આવ્યો કે આપણે બધા માટે ઇનોવેશન કરીએ છીએ, પણ આના માટે કેમ નથી કરતા? બરાબર ને? કોઈ એવું વિચાર્યું કે આપણે આના ઉપર કંઈ ઇનોવેશન કરીએ? કેમ આટલા બધા માણસો મરી જાય છે, મૃત્યુ પામે છે? આપણે હમણાં ઇનોવેશન કર્યું કે દાંતરડું વાગે એટલે આપણે મેડિસિન હોય તો લગાવી દઈએ, પણ એ તો એક વ્યક્તિ ને, આ પેલા તો લાખો વ્યક્તિઓ મરી જાય છે. તો આપણે એવું કંઈક શોધીએ કે જે બાટલો, ગેસનો બાટલો છે એની અંદર એવું કંઈક લગાવીએ કે હે ને લીકેજ થાય ત્યારે સેન્સર વાગવા માંડે, જેથી આપણને ખબર પડે કે ખતરો છે, તો એ જગ્યા ઉપર ના જઈએ. એવું કંઈક. ताली बजाओ राजेश के लिए, ताली बजाओ. राजेश ने दो बहुत बढ़िया बातें की, बहुत अच्छा लगा. इसका मन तेजी से चल रहा है. अनाज सस्ता बेचता है किसान, महंगा खरीदता है ना, ये समस्या उसने पकड़ी. ऐसी बच्चे बहुत सारी समस्या, उसने उसका समाधान भी निकाला. तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें तय कीमत पर बेचेंगे, तय कीमत पर वो खरीदेगा, तो कम से कम थोड़ा मार्जिन रखेंगे. ऐसा नहीं कि क्योंकि व्यापार करना है तो कुछ खर्चा तो निकालना पड़ेगा, लेकिन जायज़ होगा, बहुत ज़्यादा उसका मुनाफा लेने की कोशिश नहीं करें. और किसानों का संगठन बनाने की बात है, ताकि किसान मिलकर एक दूसरे की मदद करें. कर्नाटका में कई जगह, पहले गुजरात में भी कहीं कहीं पर गांव में अनाज का बैंक होता था. एक ऐसी परंपराएं थी यहाँ पर, और वो अनाज गांव वाले सभी लोग थोड़ा थोड़ा अनाज रखते थे. कभी किसी के घर में कोई दिक्कत आ जाए, किसी का परेशानी हो जाए, तो वहाँ से उसको देते थे, फसल आने पर वो वापस कर देता था. एक अनाज बैंक बनता था गाँव के. तो इसने जो बात की है वो उसने उस बात को, अनाज के बैंक को सामयिक आज के रूप में सार्थक बना दिया. दूसरी बात राजेश ने जो कही बड़ी अच्छी थी कि भाई गैस के लीकेज के लिए सेंसर्स होने चाहिए, ताकि पता लग जाए कि अगर लीक कर रही है तो उसका फ़ौरन ही हम उसको बंद कर दें, दूर कर दें, बाहर कर दें, उसको हवा में ले जाएं, उसको कमरे में से ना रखें, ताकि वो नुकसान ना हो जब हम खाना बनाएं, कोई भी काम. ये अच्छी बात है, तो भी अच्छी बातें हैं. कुछ काम हुआ है इस पर, लेकिन बहुत काम होना अभी बाकी है. और कोई बच्चा, बच्ची, किसी के मन में कोई विचार है? आओ भैया. रमेश, राजेश की मदद करनी है भाई, इसका ग्रुप बनवाना है. थोड़ा प्रयोग करे, असफल होगा कोई चिंता नहीं, थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़े तो हम लगा देंगे. अभी 7 दिन के प्रयोग में हम माणिकपुर की एक मुलाकात ली थी, जिसमें एक खेड़ की एक समस्या थी कि ट्रैक्टर आता है, उसमें जब खेड़ करते हैं तब कमर की ज़्यादा तकलीफ होती है. तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए कुछ ऐसे आई है कि गद्दी वाली कुर्सी पर जो सामान्य तकलीफ हुई है, आगे जाके थोड़ी तकलीफ होगी, उसके लिए हम ऐसा कुछ बनाए जिससे तकलीफ दूर हो जाए. जैसे कि मसाज की तैयार होती है, वो हम कुछ अंश तक ट्रैक्टर में यूज़ करें तो वो तकलीफ दूर हो जाए. जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी पड़े, और सामान्य तकलीफ होगी उससे तो हम चेयर की मदद से दूर हो. क्या नाम तुम्हारा बच्चा? परमात्मा. हाँ, परमात्मा. हुनर, हुनर नाम है ना? रौनक. रौनक. तो रौनक ने अभी एक वीडियो देखा. उससे पहले, बहुत पहले महाराष्ट्र में एक भाई था जिसने अपनी मशीन का डिज़ाइन बनाया था. लहसुन की खेती करनी हो या कोई पौधा लगाना हो, पौध लगाने के लिए, तो उसने बनाया था कि पीछे बैठकर उसके पौधे को हम रोपते जाएंगे खेत के अंदर. और उसने ये भी कहा, जब लोगों ने कहा कि इसका व्यापार करो, बोला नहीं, मैंने इसका डिज़ाइन मुक्त कर दिया है, जिसको बनाना है बना लो. बहुत अच्छा विचार था, उसको हमने पुरस्कार दिया था. अभी जो मैंने देखा 2 दिन पहले कीर्तन ने भेजा, अभी रौनक ने बताया कि एक भाई ने ट्रैक्टर के पीछे एक पट्टा लगाकर उस पर बिठाया बहनों को, और वो बीज डालती जा रही हैं. तो सीड ड्रिल तो आती है, जरूरी नहीं है कि उसको हम खड़े होकर ही डालें. सीड ड्रिल कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है, जिससे बीज कतार में गिरता है. तो इसलिए शायद इतनी मेहनत करने की आवश्यकता भी ना पड़े जितना वो कर रहे थे. लेकिन पौधा अगर लगाना है, पौधा लगाने के यंत्र अभी नहीं आए, तो पौधा लगाने के लिए बैठना जरूरी है. लेकिन बीज गिरने के लिए तो ओढ़नी आती है ना, बीज डालने की,
तो वो तो यंत्र हैं उसके लिए शायद ये प्रयोग आवश्यक नहीं था उतना जितना उसने लगाया। लेकिन कोई बात नहीं, सोचा तो सही उसने कि भाई कैसे हम श्रम को बचाएं और मजदूरों की ज़िंदगी को आसान बनाएं। ये सोचा, ये संवेदना जो है बड़ी अच्छी है। संवेदना का अर्थ जानते हो बच्चों, क्या होता है? दूसरों के प्रति उसका बुरा हो रहा है तो हमें भी दुख हो, ऐसी भावना। सम माने बराबर, वेदना माने दर्द। जब दूसरे का दर्द मुझे उतना ही गहरा महसूस हो जितना उसको होता है तो वो उसका नहीं मेरा हो जाता है। फिर मैं नव सर्जन करूं उस दर्द को दूर करने की, अपने दर्द को दूर करने। दूसरे का दर्द नहीं है वो मेरा हो गया। तो अपने दर्द को दूर करने के लिए जब मैं सृजनशीलता दिखाऊं तो वो हो गई संवेदनशील सृजनशीलता। लेकिन मेरे को मेरी भावना कैसे जागेगी? स्वांतः सुखाय, मैं अपना दर्द दूर कर रहा हूँ, अपने सुख के लिए काम कर रहा हूँ, दूसरे पे एहसान नहीं कर रहा। मन में ये नहीं सोचना मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। काम बड़ा नहीं किया आपने, आपको तकलीफ हुई, आपने अपनी तकलीफ दूर कर दी। आप एक अच्छे इंसान जरूर बन गए, लेकिन महान नहीं है इसके अंदर, महानता नहीं है इसके अंदर। अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए हर एक आदमी कोशिश करता है, आपने भी की, ठीक है ना? तो हमें नम्र बनकर काम करना होता है, संवेदना के साथ नम्रता भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि संवेदना तो जा गई और मन में मेरे बहुत बड़ा काम हो गया, मेरा अहंकार बढ़ जाए, तो फिर वो संवेदना काम की नहीं रहेगी। तो अभी समय कम है, मैं बात अपनी समाप्त करूँ उससे पहले अगर किसी को एक अंतिम कोई सुझाव किसी को देना है उद्यम का, तो आइए सामने मेरे आ जाओ। अच्छा, मुझे तुमसे उम्मीद तो थी कि तुम बोलोगी, आ जाओ। बैठो, अपना परिचय दोबारा से दो सबको। एक बार दिया था, मेरा नाम अंजलि परमार है। मैं एग्रीकल्चर फील्ड से नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन हमें एक जो फील्ड वर्क दिया गया था स्टार्टिंग में सेकंड डे पर ही कि खेडूत से मिलो और उनकी समस्याएं जानो कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। और पहले भी मैंने प्रेजेंटेशन किया था, उस पर मैंने बताया था कि मैं पहली बार गई और पहली बार किसी खेडूत से और सभी से बातें की, तो उसकी सबकी कॉमन समस्या थी कि हमें मजदूर नहीं मिल रहे हैं। तो हमने मजदूर वर्ग से भी मुलाकातें की, उनसे भी बातें की, खेडूत वर्ग से भी बातें की। तो ये जानने को मिला कि खेडूत है वो पैसे नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें सरकार के ओर से पैसे नहीं मिल रहे, और मजदूर लोग हैं वो करना क्यों नहीं चाहते। पता है कि वो श्रम करना चाहते हैं, उन्हें भी मजदूरी करने के लिए कुछ ना कुछ काम चाहिए, वो करने के लिए चाहते हैं, लेकिन उसे पैसे पूरे नहीं मिल रहे, इसलिए वो मना कर रहे हैं। तो मतलब कि ऐसी कोई ऐप बनेगी जिसमें दोनों एक स्टेज मिले और दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट हो। पता नहीं ये सोच आई भी होगी सभी ने, या फिर कोई होगी भी है, मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ तो नहीं है। और ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल तो किसी के पास नहीं है। अभी छोटे से छोटे मध्यम वर्ग के भी कोई भी खेडूत हो, कोई भी मजदूर हो, सभी के घर मोबाइल तो अवेलेबल होता ही है। तो क्यों ना ये सभी जगह अप्लाई हो सके। होगा किसी और जगह तो पता नहीं है, लेकिन ये वो तो अच्छा। बहुत अच्छा। अंजलि, अंजलि, शाबाश, ताली बजाओ भाई अंजलि के लिए। कितनी अच्छी बात कही है, कितनी बड़ी बात कही है। आज पूरे गुजरात की समस्या है ये कि बहुत सारे किसान अभी त्रसित हैं इस बात से कि उनको समय पर मजदूर नहीं मिल पाते, मजदूर भी त्रसित हैं कि उनको सही मजदूरी नहीं मिल पाती। ज़िंदगी दोनों को चलानी है लेकिन रास्ता नहीं मिलता। इसके अंदर बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। कहीं कहीं पर किसान क्या कहते हैं, मान लो कि फसल काटनी है तो वो पैसा नहीं देंगे आपको बोलेंगे 20 पुली काटोगे, 20 बंडल बनाओगे अनाज के, एक आपका है। तो मतलब वो हिस्सेदारी देते हैं, और हिस्सेदारी देने से प्रोत्साहन मिलता है कि मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा मुझे अनाज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये निकाला किसानों ने कि भाई मजदूरी मत दो, उनको हिस्सेदार बनाओ कमाई के अंदर, है ना। तो उससे क्या होगा, किसान का मजदूर भी मेहनत करेगा, किसान का भी काम ज़्यादा होगा, मजदूर को भी ज़्यादा रोजगार मिलेगा। तो हमें सोचना है कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि अगर मान लो मैंने खेत की बुवाई की तो मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, मुझे हिस्सा दे दो, है ना। गुजरात में कई जगह मजदूरी का 1/4 हिस्सा होता है,
जो मजदूर करेगा पूरे खेत में काम, सारे पूरी फसल में, एक हिस्सा पानी का, एक हिस्सा मजदूरी का, एक ज़मीन वाले का, और एक जो खर्चा करे उसका। अगर मैंने ज़मीन भी है, मेरी ज़मीन का खर्चा भी मैंने किया, तो मेरे 2 हिस्से हो गए, ठीक है ना। फिर जिसने मजदूरी की और जिसने पानी दिया उसका हिस्सा। तो मतलब ऐसे अलग अलग तरीके बनाए गए हैं गुजरात में, जिनसे जो मजदूर है उसको प्रोत्साहन मिलता है ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा कमाने का। अब अगर हम कहेंगे हम 250 रुपये देंगे, तो अब 250 रुपये तो भाई आज से 10 साल पहले भी था, आज भी 250 दोगे तो मजदूर का काम नहीं चल रहा है, महंगाई बढ़ गई ना इतनी ज़्यादा, तो वो कैसा अपना खर्चा कैसे चलाए। किसान को भी दिक्कत है, उसके पास भी उतनी ज़्यादा पैसे नहीं है, तो लेकिन अगर हिस्सेदारी करें तो दोनों का काम चल सकता है। तो बच्चे, अगर आप दोबारा से ऐसी समस्या मिले तो चर्चा करना कि क्या कोई हिस्सेदारी का तरीका बन सकता है, एक एंटरप्रेन्योरियल तरीका, एक उद्यम का तरीका, जिसके अंदर दोनों का फ़ायदा हो जाए, किसान को ज़्यादा मेहनत मिल जाए। तो वो मजदूर ऐसा नहीं करेगा कि मैं थोड़ी देर बैठा हूँ, बीड़ी पी लूँ, चाय पी लूँ, फिर वो पूरा मेहनत से काम करेगा, रात शाम को भी काम करेगा, रात को लाइट है तो लाइट में भी काम करेगा, क्योंकि उसको कमाना है ज़्यादा। तो ऐसा कोई तरीका सोचो, लेकिन ये समस्या बड़ी है। एक भाई था सोलोमन, कर्नाटक में, मैंने बहुत साल पहले उसको बुलाया था। उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया लेबर नेट। लेबर नेट का मतलब था कि जिसको मजदूरी चाहिए वो अपना दर्ज कर दो, नाम, तारीख, समय, कितने समय से कितने समय तक तुम काम करने को तैयार हो। जिसको चाहिए वो उसके लिए बोली लगाएगा, भाई मैं 250 दूंगा, कोई कहेगा मैं 300 दूंगा, कोई कहेगा 350 दूंगा, भाई मैं 350 वाले के पास जा रहा हूँ। तो दाम बढ़ेगा, मार्केट जैसे जैसे ऑप्शन प्राइस होता है उससे माल दाम मजदूरी का बढ़ेगा, और धीरे धीरे डिमांड और सप्लाई मैच हो जाएगी। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाओ। खेती नहीं जानना है, इसके लिए प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें मजदूरों को मौका मिले अपनी काबिलियत के आधार पर, अपनी गुणवत्ता के आधार पर ज़्यादा मजदूरी मांगने का, और किसान को भी मौका मिले कि जो अच्छे मजदूर हैं, जो खूब मेहनत करते हैं, उनको वो आकर्षित कर पाएँ अपने ज़्यादा मजदूरी देकर और काम ले पाएँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आपने सुना, आपने भागीदारी की आज की चर्चा में। ईश्वर आपकी प्रगति करे, आप रोज़गार देने वाले बने, जितने ज़्यादा हैं रोज़गार देने वाले भी कुछ लोग होंगे, लेकिन देने वाले ज़्यादा बने, इस उम्मीद के साथ ईश्वर आपको जीवन में सफल बनाए। और सात्विक में आप में से कुछ लोग उद्यम के लिए प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। उसमें आप क्या बना के लाओगे, आप कुछ लड्डू बना के लाओगे, कि आप कोई और काम करोगे, क्या बेचोगे किसानों को और शहर वालों को, और कितना पैसा कमाओगे, कमाने की कोशिश करोगे। नहीं कमा पाओगे तो हम आपका नुकसान को भुगत लेंगे, थोड़ा बहुत चिंता नहीं करना है, कोशिश करनी है। आप में से कुछ बच्चे आए, टीम बनाएं, और सात्विक का जो मंच है 55,000 लोग आए थे लास्ट ईयर, 59,000, इतने लोगों में से आपको 50-100 लोग नहीं मिलेंगे तो आपका सामान खरीदने के लिए ज़रूर मिल सकते हैं। कोशिश करना है। धन्यवाद, शुक्रिया। तो एक कहानी सुनाता हूँ, जीवन में असफल कैसे होते हैं। सफलता की कहानी सुनी आपने, है ना। असफलता की कहानी सुनाता हूँ। क्या है कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, असफल होने हमको पता नहीं होता। हम सोचते हैं हम सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, असफलता की सीढ़ी। उस रास्ते पे नहीं जाना है, ठीक है ना। ये तो मंशा है मेरी, कहानी सुनो क्या है। एक भाई बहुत ध्यान में बैठा था नदी के किनारे। एक साधु वहाँ से गुजरे और बोले, भक्त मैं देख रहा हूँ पिछले आधा घंटे से तुमने आँख नहीं खोली है, पलक नहीं झपकी है, ध्यान में लगे हो, क्या चाहिए तुमको। महाराज मेरे पास सब कुछ है, एक ऐसा औजार दे दीजिए कि जब मुझे किसी लोहे को सोना बनाना हो, जब जरूरत पड़े तो मैं सोना बना लूँ, बस इतनी सी मांग है। बोला हाँ इतनी सी। बोला ठीक है, ये पत्थर का ढेर देख रहे हो, पास में ही पत्थर का ढेर था, बहुत सारे पत्थर ढेर लगा, इसमें एक पत्थर है जो तुम्हारे काम का है, ढूंढ लोगे उसको। अरे ये तो बहुत आसान है, ढूंढ लूंगा। बोला अच्छा ढूंढो। तो क्या किया, नदी के किनारे बैठा था, एक हाथ में लोहे का टुकड़ा लिया, पत्थर उठाया, छुआया, नदी में फेंका। दूसरा पत्थर उठाया, छुआया, नदी में फेंका। तीसरा, चौथा, पांचवा, 100वां, 200वां, 300वां, 400वां, 500वां पत्थर उठा के फेंकता गया। आदत हो गई उसकी, तो थोड़ी देर में देखता है लोहा तो सोना बच चुका है, लेकिन पत्थर वो फेंक चुका था।
क्या किया उसने? असफलता का अभ्यास कर रहा, उसका ध्यान ऐसा गति पकड़ लिया उसके विचार ने कि वो सोचना देखना भूल गया कि अरे मेरा लोहा तो सोना बन चुका है, लेकिन मैं पत्थर फेंक चुका हूँ। तो बच्चों, जिंदगी में अभ्यास तो करो, लेकिन सफलता का असफलता का, ठीक है? शुभकामनाएं। 10 मिनट का